नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 9 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। हिमाचल में नशे का एक और मामला, कॉलेज के पास चिट्टा बेचते पकड़े 2 युवक, मचा हड़कंप। सुंदरनगर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसते हुए शहर के एक कॉलेज के पास चिट्टा बेच रहे 2 युवकों को 7.49 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। रूटीन गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर युवक घबराकर भागने लगे, जिस पर उनकी तलाशी ली तो उनसे 7.49 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी युवकों की पहचान यशस्वी उम्र 22 साल निवासी सलाह और सुमित उम्र 28 वर्ष निवासी चखारा तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। DSP सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। आरोपियों को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आलू, बीज और हरा मटर नहीं, अब लाहुली सेब से भी जानी जाएगी घाटी, कमाई का बड़ा जरिया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति आलू, बीज, हरा मटर और गोभी के बाद अब सेब के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने लगा है। जिला में कृषि के साथ साथ सेब अब जनजातीय लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लिहाजा शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात लाहौल स्पीति में बागबानी की तरफ किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बागबानी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक घाटी में 1140 हेक्टेयर में सेब की पैदावार की जा रही है, जिनमें रेड रॉयल, रेड चीफ, सुपर चीफ, रेड डिलीशियस, गोल्डन, स्कारलेट, स्परवास, ऑर्गन, स्पर गेलगाला, ग्रेमी स्मिथ जैसे विदेशी प्रजाति के सेब उगाए जा रहे हैं। इन दिनों लाहुल घाटी में सेब तुड़ान का काम चल रहा है। बागबानों को बगीचों में ही 60 से 70 रुपए प्रति किलो सेब के दाम मिल रहे हैं। उच्च गुणवत्ता के साथ अधिक समय तक टिकाऊ और बेहद रसीला होने के कारण बाजार में लाहुली सेब की मांग हर साल बढ़ रही है। व्यापारी संजीव और सोहन ने बताया कि उच्च गुणवत्ता के सेब की शेल्फ लाइफ अच्छी है। बागबानों से प्रति किलो 60 से 70 रुपए के बीच बगीचों में ही सेब खरीद रहे हैं, लेकिन घाटी में कोल्ड स्टोर की कमी खल रही है। केलांग में तैनात उद्यान विकास अधिकारी निकिता वैद्य का कहना है कि घाटी में सेब की ओर बागबानों का रुझान बढ़ता जा रहा है और वर्तमान समय में 1140 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की बागबानी की जा रही है। लाहुली सेब जूसी, क्रिस्पी और बिना खराब हुए अधिक समय बेहतर हालात में रह सकता है। बागबानों को बेहतर दाम मिलने से उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता, हरोली में उप मुख्यमंत्री ने गिनाई प्रदेश सरकार की योजनाएं। हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण एवं संतुलित विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिलना आरंभ हो गया है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 43 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के विभिन्न 22 विकास कार्यों के विधिवत शिलान्यास व लोकार्पण के अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि बुधवार को 33.56 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास तथा 9.64 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा तथा शुरू किए जा रहे प्रत्येक विकास कार्य को न्यूनतम निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शुरू किए गए कार्यों की गति के अलावा गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र निर्णायक विकास की ओर अग्रसर है तथा यहां पर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जल तथा सिंचाई के क्षेत्र में परियोजनाओं का सुनियोजित ढंग से निर्माण किया जा रहा है ताकि क्षेत्र की वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अलावा भावी पीढ़ियों के लिए भी इनका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क में पेयजल जल उपलब्ध करवाने के लिए 32 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए तथा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भाखड़ा जमालपुर विद्युत लाइन को हरोली से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनजर नहरिया से पेखुबेला तथा पोलिया तक 95 करोड़ की लागत से विद्युत लाइन बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त 31 करोड़ रुपए की लागत से टाहलीवाल में एक नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया जा रहा है। ऊना में एडीबी की 19 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जिला ऊना में एशियन विकास बैंक के माध्यम से 19 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर 139 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में एडीबी की सभी परियोजनाओं को मई 2024 तक तथा बालियाल व नगनोली में निर्माणाधीन परियोजनाओं को आगामी 1 माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे बस अड्डे का निर्माण कार्य 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे लंबे रामपुर हरोली पुल को पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामपुर हरोली पुल पर सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि लोगों की सुविधा के लिए प्याऊ तथा रेन शेल्टर बनकर तैयार हो गए हैं। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी, राशियों के हिसाब से खरीदारी रहेगी फायदेमंद। कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस पर तैयार रहिए। इस बार त्योहार पर कौन सी राशि के जातक क्या खरीद सकते हैं, इस पर विश्वविद्यालय अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष प्रो विवेकानंद तिवारी ने अपनी राय रखी है। साथ ही धनतेरस के महत्व को भी उन्होंने साझा किया है। प्रो विवेकानंद तिवारी के अनुसार धनतेरस या धनत्रयोदशी एक शुभ त्योहार है जो समृद्धि और धन का जश्न मनाता है। धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन को समृद्धि के दिन के रूप में मनाया जाता है। परंपराओं के अनुसार धन और समृद्धि के लिए धनतेरस मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, पीतल की वस्तुएं, मकान, वाहन, घर की जरूरत का सामान आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर आप अपनी राशि के अनुसार शुभ वस्तुएं खरीदते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होगी। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। इस राशि के जातकों को ताम्र पात्र, फूल के बर्तन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के खरीदना बेहतर रहेगा।
लेकिन मेष राशि वाले भूलकर भी हीरे का सामान न खरीदे। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सुख, संपन्नता और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वृष राशि वालों को अपने धन में वृद्धि करने के लिए चांदी की वस्तु खरीदना बड़ा ही शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले भूलकर भी धनतेरस पर सोने के आभूषण न खरीदे। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के जातक इस धनतेरस कपड़े, चांदी के सिक्के और आभूषण, हीरे के आभूषण, चांदी के बर्तन और वाहन आदि खरीद सकते हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आप इस धनतेरस सोने के सिक्के व आभूषण, तांबे के बर्तन, फूल की थाली, चांदी के सिक्के व आभूषण खरीदे तो शुभ रहेगा। चांदी का श्रीयंत्र धनतेरस को लेना लाभकारी है। कर्क राशि के जातकों को वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सोने के सिक्के और आभूषण, बर्तन, फूल के पात्र, धार्मिक पुस्तक और कलम खरीदना इस धनतेरस आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातक भूलकर भी लोहे के पात्र और वाहन न खरीदे। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। इस राशि के जातकों को धनतेरस पर हरे या नीले रंग का वस्त्र, चांदी के सिक्के और बर्तन, हीरा, वाहन खरीदना शुभ रहेगा। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। इस धनतेरस तुला राशि वाले वाहन, चांदी और हीरा, वस्त्र और स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक भूलकर भी धनतेरस पर सोने के आभूषण न खरीदे। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। आप इस धनतेरस तांबे के पात्र और पूजा घर का सामान, सोने के आभूषण, धार्मिक पुस्तक आदि खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक भूलकर भी हीरे का सामान न खरीदे। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। इस राशि वाले लोग धार्मिक पुस्तक, सोने के सिक्के और आभूषण, फूल के पात्र और वाहन आदि खरीद सकते हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। इस राशि के लोगों के लिए लोहे का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, चांदी के सिक्के और हीरे के आभूषण खरीदना शुभकारी है। मकर राशि के लोग भूलकर भी सोने और तांबे का सामान न खरीदे। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। आप इस धनतेरस लोहे का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्टील के बर्तन, चांदी और हीरे के आभूषण आदि खरीद सकते हैं। इस राशि के जातक सोने और तांबे के सामान भूलकर भी न खरीदे। मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु है। मीन राशि के लोग धार्मिक पुस्तक, सोने के आभूषण और सिक्के, तांबे और फूल के बर्तन, वाहन खरीद सकते हैं। आप जमीन या मकान खरीदने की शुभ तिथि भी इस दिन तय कर सकते हैं। ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और सभी राशि के स्वामी ग्रह होते हैं। इसलिए अगर आप धनतेरस की खरीदारी अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो आपके शुभता में वृद्धि होती है। पूजा और शॉपिंग का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:47 से रात 07:47 तक है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ समय 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक है। 200 करोड़ की बोरिंग मशीन डिसमेंटल। 22 साल जमीन के अंदर रहने से टीवीएम ने तोड़ा दम, सबसे लंबी हाइड्रो टनल तैयार।
पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 के लिए बनाई जा रही एशिया की सबसे लंबी हाइड्रो टनल में पहली बार प्रयोग की गई 7 समंदर पार की टनल बोरिंग मशीन ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। मशीन ने 32 किलोमीटर लंबी टनल के दोनों पोर्टल को आपस में मिलाने में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस टीवीएम को अब एनएचपीसी हेड रेस टनल के भीतर ही डिसमेंटल करने जा रही है। एनएचपीसी द्वारा एशिया की सबसे लंबी 32 किलोमीटर टनल पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में बनाई जा रही है। बीते 2 दशकों से मणिकर्ण से पानी को टनल के जरिए सिउंड गांव तक पहुंचाने के लिए विदेशी मशीन टीवीएम निर्बाध रूप से चलती रही, किंतु अब टनल का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है, जिस कारण विदेशी मशीन टीवीएम भी डिसमेंटल हो गई है। 22 वर्षों से भूगर्भ में रहने के बाद विदेशी मशीन टीवीएम अब दम तोड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि विदेशी मशीन के कल पुर्जे खराब होने से मशीन भी हाँफ चुकी है। पिछले 20 वर्षों में टनल बोरिंग मशीन खराब रहने से जहां प्रदेश सरकार को सालाना मिलने वाली 12% रॉयल्टी से हाथ धोना पड़ा है, वहीं एनएचपीसी को भी करोड़ों रुपए का घाटा झेलना पड़ा है। एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने बताया कि वैसे तो टनल का काम चुनौतीपूर्ण था, किंतु विदेशी मशीन टीवीएम ने निर्माण कार्य को आसान कर दिया। अब मशीन दम तोड़ चुकी है, जिसे डिसमेंटल किया जा रहा है। जांच में लापरवाही पर पुलिसकर्मी सस्पेंड। भराड़ी थाने में दर्ज गोलीकांड मामले की छानबीन में सामने आया गुना। भराड़ी पुलिस थाने के तहत गोलीकांड मामले में चल रही जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी की कोताही पाई गई है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर पुलिस लाइन लखनपुर भेज दिया है। उधर पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय भी जांच बिठा दी गई है। अब जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुछ समय पहले भराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा अपने पोते पर बंदूक से गोली दागने का मामला सामने आया था, जिस पर जांच में दोषी पाए जाने पर बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट 25 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुख्ता सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ है कि इस मामले में जांच में एक पुलिसकर्मी की कोताही पाई गई है। जिस बंदूक से बुजुर्ग ने अपने पोते पर गोली दागी थी, उस बंदूक के लाइसेंस की अवधि काफी समय पहले ही खत्म हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव के समय हथियार थानों में जमा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जारी हुए आदेशों के तहत उस बुजुर्ग ने भी अपनी बंदूक भराड़ी थाने में जमा करवाई थी। बंदूकों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने बारे में बाकायदा जानकारी रजिस्टर पर दर्ज की गई थी, लेकिन जिस पुलिस कर्मचारी ने बंदूक जमा की और रजिस्टर पर लाइसेंस खत्म होने की जानकारी लिखी थी, उसी ने चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बंदूक बुजुर्ग को लौटा दी थी, जबकि नियमानुसार लाइसेंस खत्म होने के बाद बंदूक नहीं लौटाई जा सकती थी। पुलिस अधीक्षक डा कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, जो भी नियमों के प्रति लापरवाह रवैया अपनाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच में पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई गई है, जिस पर उसे सस्पेंड कर लाइन भेज दिया है। मक्की धान की खेती में कांगड़ा नंबर 1। कृषि विभाग के आंकड़ों से खुलासा, हमीरपुर में धान की पैदावार सबसे कम। हिमाचल के नॉर्थ जोन में खरीफ की फसलों में वर्ष 2022 से 23 आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा में मक्की और धान की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है, जबकि सबसे कम हमीरपुर और चंबा में हुई है।
कांगड़ा में धान की कुल 53,190 हेक्टेयर भूमि पर 11650 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। वहीं मक्की का कुल 55,000 हेक्टेयर भूमि पर 138,460 मीट्रिक टन खेती की गई। सबसे कम हमीरपुर में धान की 600 हेक्टेयर भूमि पर 790 मीट्रिक टन खेती और चंबा में मक्की की 3,950 हेक्टेयर भूमि पर 62,930 मीट्रिक टन सबसे कम खेती की गई। नॉर्थ जोन में इस बार 267,660 हेक्टेयर की भूमि पर कुल 62,1380 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। पिछले साल नॉर्थ जोन में 274,390 हेक्टेयर की भूमि पर 66,9980 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। प्रदेश के नॉर्थ जोन में कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर और ऊना शामिल है। उत्तरी क्षेत्र में कुल 62,1380 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है, जिसमें धान, मक्की, दालें और मोटे अनाज की फसलें शामिल है। ये फसलें प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के 267,660 हेक्टेयर में उगाई गई है, जिसमें धान की खेती 76,530 हेक्टेयर के क्षेत्र में 1,55,810 मीट्रिक टन का उत्पादन किया है। मक्की में 1,80,950 हेक्टेयर में 4,55,530 MT उत्पाद किया है। प्रदेश नॉर्थ जोन कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डा पवन कुमार ने बताया कि नॉर्थ जोन में इस बार खरीफ की फसलों का उत्पादन 62,1380 MT हुआ है। नॉर्थ जोन को वर्षा के चलते 1,37,12,870 का नुकसान हुआ था। किस जिला में कितनी धान और मक्की की पैदावार? प्रदेश के नॉर्थ जोन में धान की खेती 1,55,810 मीट्रिक टन खेती 76,530 हेक्टेयर भूमि पर की गई है। इसमें चंबा में 2,320 हेक्टेयर पर 3,950 MT प्रोडक्शन, हमीरपुर में 600 हेक्टेयर भूमि पर 790 MT, कांगड़ा में 53,190 हेक्टेयर भूमि पर 11,656 MT प्रोडक्शन, मंडी में 18,870 हेक्टेयर भूमि पर 31,370 MT, ऊना में 1,550 हेक्टेयर भूमि पर 3,140 मीट्रिक टन हुई है। इसके अलावा मक्का का कुल 4,55,540 मीट्रिक टन प्रोडक्शन किया है, जो 18,095 हेक्टेयर भूमि पर किया है। इसमें चंबा में 25,000 हेक्टेयर में 62,930 मीट्रिक टन उत्पाद हुआ है। हमीरपुर में 29,250 हेक्टेयर भूमि पर 73,630 मीट्रिक टन, कांगड़ा में 55,000 हेक्टेयर भूमि पर 13,846 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। कुल्लू में ट्रैकिंग पर निकले नोएडा के सैलानी की मौत, पुलिस ने पार्वती नदी से बरामद किया शव। जिला कुल्लू की पार्वती घाटी के ट्रैकिंग पर गए नोएडा के एक ट्रैकर की गिरने से मौत हो गई है। ट्रैकर का शव मणिकर्ण के टुंडा भोज के पास पुलिस और रेस्क्यू टीम ने गहरी खाई से बरामद कर लिया है। घाटी के प्रसिद्ध मांतलाई ट्रैक रूट से गाइड के साथ लौटते समय ट्रैकर पार्वती नदी में गिर गया था। पुलिस ने रेस्क्यू टीम के साथ तलाश कर शव को बरामद किया है। पोस्टमार्टम के बाद अब शव परिजनों को सौंपा जाएगा। ट्रैकर की पहचान 23 वर्षीय शिवम राय पुत्र अमरनाथ निवासी M207 विवेक विहार WHO सेक्टर 82 नोएडा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू साक्षी वर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रदेश की विभूतियों को सम्मान, खेल संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर किए सम्मानित।
हिमाचल कल्याण सभा दिल्ली द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में 51वां वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें भारत सरकार के मंत्री व उद्योगपति मुख्यातिथि के रूप में मौजूद रहे। संस्था द्वारा हिमाचल सहित देश की प्रतिभाओं को, जिन्होंने खेल, संगीत, शिक्षा व सामाजिकता के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया, इस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं डुमैहर स्कूल में डीपी के पद पर कार्यरत वह भारतीय लड़कों की बास्केटबॉल टीम को पहली बार स्वर्ण पदक जितवाने में सफल रहे। उन्होंने 2023 में बर्लिन में आयोजित हुई खेलों में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। राजकुमार पाल को खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षित खिलाड़ी अवनीश कौंडल को भारतीय कप्तान के रूप में स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया। साथ ही पर्वतारोही बलजीत कौर, संगीत के क्षेत्र में डा कमला कौशिक, उद्योगपति मोहिंद्र शर्मा, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक BR शर्मा सहित देश की कई विभूतियों को सम्मानित किया। अर्पित पाल व कशिश पाल को 12वीं कक्षा तथा अलंकृत पाल व शगुन पाल को 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में आने पर नकद पुरस्कार दिया गया। प्रदेश में तेंदुओं की होगी गिनती, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द शुरू करेगा गणना। हिमाचल प्रदेश में कितने तेंदुए हैं, इसका अब पता चलेगा। नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर में प्रदेश में तेंदुए की गणना पर कार्य शुरू हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से तेंदुए की गणना के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए किसी एजेंसी को हायर किया जा सकता है, जो कि तेंदुए की संख्या का सर्वेक्षण करेगी। तेंदुए की गणना के लिए संबंधित एजेंसी अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। सीसीटीवी या अन्य उपकरणों की मदद से सर्वेक्षण कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। पहली बार हिमाचल में तेंदुए की गणना होने जा रही है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में तेंदुए की संख्या काफी अधिक होगी, क्योंकि पहाड़ी से लेकर मैदानी क्षेत्रों में तेंदुए की मूवमेंट देखी गई है। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य भर में तेंदुए की गणना के लिए कार्य किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ हमीरपुर के DFO रिग्नोल्ड रॉयस्टन ने बताया कि प्रदेश में तेंदुए की गणना की जाएगी। इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से एजेंसी से सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे पूरा होने पर पता चलेगा कि प्रदेश में कितने तेंदुए हैं। पहले स्नो लेपर्ड की हुई है गणना। प्रदेश में पहले स्नो लेपर्ड की गणना हुई है। राज्य वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बंगलुरु के सहयोग से हिम तेंदुओं की गणना की गई थी। उस गणना में पता चला था कि हिमाचल में 73 स्नो लेपर्ड है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के प्रोटोकॉल के आधार पर बर्फानी तेंदुए का आकलन किया था। गाड़ियों की आबादी बढ़े से प्रदूषण नहीं तो और क्या होगा, शांता कुमार बोले। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण से हाहाकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली में जानलेवा बढ़ते प्रदूषण के कारण हाहाकार मच गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इतनी सख्त फटकार लगाई है और कहा कि लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। पराली जलाना बंद करें, नहीं तो हमारा बुलडोजर चलेगा तो रुकेगा नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रकार की कठोर टिप्पणी बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज राजधानी की आबादी 3 करोड़ 30 लाख हो गई है। आबादी 50 गुना बढ़ गई और राजधानी होने के कारण गाड़ियों की आबादी 4 करोड़ से अधिक हो गई।
ऐसी परिस्थिति में प्रदूषण नहीं होगा तो और क्या होगा। शांता कुमार ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि प्रदेशों को हल्फनाम देकर पूछने के बजाय भारत सरकार को बुलाकर पूछे कि जनसंख्या विस्फोट से देश को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय अब और प्रतीक्षा न करे, अपना बुलडोजर चलाए और जनसंख्या रोकने का आदेश दे। HRTC गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में इनाम जीतने का शानदार मौका, बेस्ट फोटो वीडियो भेजने का होगा कंपटीशन। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने पुनर्गठन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। परिवहन निगम द्वारा अपने गठन के उपरांत प्रदेश के भीतर व बाहर विभिन्न बस सेवाएं चलाई जा रही है। परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2023 से 24 अपने गठन वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा एवं प्रदेश के लोगों को परिवहन निगम की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। HRTC मंडल धर्मशाला के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्डा ने बताया कि परिवहन निगम द्वारा सर्वप्रथम परिवहन निगम की बसों एवं बस स्टैंड के फोटो व वीडियो मांगवाए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ फोटो व वीडियो को परिवहन निगम द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जनता से आग्रह है कि वह प्रतियोगिता में भरपूर हिस्सा लें एवं अपने परिवहन निगम की बसों एवं बस स्टैंड से संबंधित फोटो व वीडियो ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर भेजें। मंडलीय प्रबंधक ने बताया कि निगम की वेबसाइट पर यह लिंक 16 नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा व 30 नवंबर तक एक्टिवेट रहेगा। जो भी ग्राहक इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें, वह लिंक पर फोटो व वीडियो अपलोड कर सकते हैं। प्रतियोगिता में पूर्ण जानकारी भी निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कांग्रेस नेता नहीं पढ़ते अपनी ही सरकार की नोटिफिकेशन, कश्यप बोले, केंद्र ने हिमाचल को दी 2000 करोड़ की सहायता। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता अपनी ही सरकार की नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ है कि वह एक नोटिफिकेशन है जिसमें उनकी सरकार ने ही कहा है कि जो आर्थिक पैकेज मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा उसमें सर्वप्रथम केंद्र से दी गई राशि का उपयोग किया जाएगा। अब हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि खुद ही अपनी चीज को पढ़कर कांग्रेस नेता भूल जाते हैं। भाजपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है जो कि कांग्रेस नेताओं को दिखता नहीं है, जैसे एम्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, NH, PGI सेंटर ऊना, बल्क ड्रग पार्क और हाइड्रो कॉलेज। इन सब बातों को तो कांग्रेस पार्टी याद नहीं करती और केवल मात्र भाजपा को पोसने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता भेजी है। CM स्वस्थ जल्द लौटेंगे, शिमला में मनाएंगे दिवाली, प्रधान मीडिया सलाहकार ने दी जानकारी। काम करने के साथ अब टहल भी रहे सुक्खू। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री का उपचार दिल्ली में चल रहा है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री 1 या 2 दिन में हिमाचल लौट सकते हैं। ICU से बाहर निकल आए हैं। चिकित्सकों ने उन्हें विश्राम की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अहम फैसलों की निगरानी शुरू कर दी है। वे लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिवाली शिमला में ही मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में जो उपचार हो रहा था
उसे ही दिल्ली में आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ रहने के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने वालों का तांता लग रहा था। वहीं एम्स में मिलने वालों की कमी थी और इससे उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल में सरकार के जरूरी फैसलों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रचार में जाएंगे या नहीं यह डॉक्टरों की सलाह पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सक की सलाह पर निर्भर करेगा कि वे प्रचार पर जाएंगे या नहीं। आज फिर होंगे फुल बॉडी टेस्ट, जल्द छुट्टी। लगभग 13 दिनों से दिल्ली एम्स में उपचाराधीन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुरुवार को फुल बॉडी टेस्ट होंगे। इनमें पेट का सीटी स्कैन भी शामिल है। यदि सभी टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई तो उन्हें शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि सीएम अब पूरी तरह से फिट बताए जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल के प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्चार्ज करने से पहले डॉक्टर एक बार उनके फुल बॉडी टेस्ट करेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिमला में अपने लोगों के बीच होंगे। 27 अक्टूबर से दिल्ली स्थित एम्स में उपचाराधीन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह हालांकि अभी आईसीयू के आइसोलेशन वार्ड में ही हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर दिया है। वहीं रूटीन की तरह मुख्यमंत्री बुधवार को भी अफसरों द्वारा भेजी गई ई-फाइलों को निपटाते रहे। उनके वार्ड में ही इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तेज रफ्तार कार ने रौंदे 3 युवक, 2 की मौत। नेरचौक शहर में पेश आया दर्दनाक हादसा, तीसरा गंभीर पीजीआई रेफर। नेरचौक शहर में तेज रफ्तार कार ने सड़क से दूर किनारे खड़े 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरा व्यक्ति चंडीगढ़ पीजीआई में मौत से संघर्ष कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी शिवम शर्मा पुत्र विनोद कुमार ने पुलिस को अपने दर्ज बयान में बताया है कि वह नेरचौक बाजार में अपनी दुकान की छत पर खड़ा हुआ था कि अचानक से एक तेज रफ्तार कार डडौर की तरफ से आई और उनकी दुकान के बाहर खड़े 3 युवकों को रौंद डाला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके अंदर कार चालक सहित 2 लड़के व लड़कियां बैठे हुए थे। कार की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़े तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत एलबीएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल 2 व्यक्तियों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तथा तीसरे व्यक्ति की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश राज्य के शोएब पुत्र मोहम्मद रईस उम्र 23 सुभाष नगर थाना नई मंडी गांधी कॉलोनी जिला मुजफ्फरनगर व अरुण कुमार पुत्र मदन लाल गांव व डाकघर मेरापुर के रूप में हुई है। पीजीआई में उपचाराधीन घायल इमरान सपुत्र जमील मोहल्ला सरवट थाना सिविल लाइन तहसील सदर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। लोगों के अनुसार तीनों अभागे युवक बाइक स्टार्ट कर अपने गंतव्य की ओर जा ही रहे थे। तभी डडौर की ओर से तेज रफ्तार कार आई और पल भर में ही उन्हें रौंद दिया। पुलिस इंस्पेक्टर बल्ह देशराज ने बताया कि बल्ह पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक हितेश कुमार निवासी भंगरोटू को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है तथा मृतकों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। इस बार महंगी मिठाई चॉकलेट नहीं, मंडियारा भोज दें। अगर दिवाली पर इस बार अपने परिजनों व करीबियों को महंगी चॉकलेट या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से बनाई गई महंगी मिठाई देने की सोच रहे हैं तो इसे तौबा कहें और स्वदेशी को अपनाएं। जी हां, मंडी की महिलाओं ने ऐसा ही एक मंडियारा भोज स्पेशल गिफ्ट पैक तैयार किया है।
जो कि स्वाद और सेहत से भरा है। इस गिफ्ट पैक को मंडियारा भोज नाम दिया गया है। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे कोदो के बिस्कुट, कोदो के लड्डू, पंचगव्य दिए, सोयाबीन की बर्फी, शहद और हल्दी जैसे उत्पाद हैं। इस तरह इन उपहारों में स्वाद और सेहत के साथ महिला सशक्तिकरण का भी संदेश निहित है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA मंडी ने जिले के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के सुंदर पैकेजिंग के साथ गिफ्ट पैक तैयार किए हैं। दिवाली के लिए तैयार इन खास गिफ्ट पैक को DRDA मंडी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें मंडी की इंदिरा मार्केट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खुली दुकान में भी बिक्री के लिए रखा गया है। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी निवेदिता नेगी ने इसे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया एक समर्पित प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा निर्मित श्रेष्ठ उत्पादों को व्यापक पहचान व मार्केट देना है। इस बार दीपावली के लिए प्रारंभिक तौर कुछ ही गिफ्ट पैक तैयार किए गए हैं। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया तथा मांग को देखते हुए आगे सामान्यत उपहार देने में उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर इस प्रकार से गिफ्ट पैक तैयार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि आगे हमारी यह भी योजना है कि विभिन्न विभागों, कारपोरेट हाउसेज को भी इसमें जोड़े, जिससे वे उनके विविध आयोजनों में उपहार देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के सुंदर पैकेजिंग वाले इन गिफ्ट पैक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों। वहीं DRDA मंडी के परियोजना अधिकारी GC पाठक ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 8,142 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें 62,414 परिवार की महिलाओं को जोड़ा गया है। इनमें से अधिकतर कृषि और गैर कृषि आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस योजना में स्वयं सहायता समूहों को प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं मोटे अनाज की खेती के लिए श्री अन्न से समृद्धि योजना के माध्यम से भी महिलाओं को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जा रहा है। HDM पहचान मार्केट उपलब्ध करवाने पर बल। जिलाधीश मंडी अरिंदम चौधरी का कहना है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच के अनुरूप जिला प्रशासन प्रत्येक उद्यमशील महिला के स्वावलंबन लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों के गिफ्ट पैक बनाने तथा उन्हें व्यापक पहचान व मार्केट उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है, ताकि वे सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। ददाहू स्कूल मैदान में नहीं सजेगा मेला। श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की मांग पर हाई कोर्ट का फैसला। प्रदेश हाई कोर्ट ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ददाहू के खेल मैदान में श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले को आयोजित करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने जिलाधीश सिरमौर के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत आम नागरिकों और सरकार के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। कोर्ट पहले भी निजी संस्थाओं को इस तरह के आयोजनों की इजाजत देने से इनकार कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने वर्ष 2017 में खुद ही कोर्ट में कहा था कि वह भविष्य में स्कूल खेल मैदानों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करेगी, तो अब DC सिरमौर द्वारा श्री रेणुका जी अंतर्राष्ट्रीय मेले के आयोजन हेतु स्कूल खेल मैदान की मांग न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के परिसरों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगाई गई रोक को पुनः दोहराते हुए कहा कि स्कूलों में निजी कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में शांतिमय व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल दंडाधिकारियों व प्रधानाचार्यों को यह आदेश दे रखे हैं। बिलासपुर 4 लेन पर लूट रहे नकाबपोश गाड़ियों को रोक कर रहे हमला, बाल बाल बचे सुंदरनगर के वाहन सवार। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन जहां आवाजाही के लिए एक सुगम और जल्द पहुंचने में सहायक सिद्ध हुआ है, वहीं अब इस 100 किलोमीटर मार्ग के सुनसान स्थानों पर असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे ही वारदात देर रात कुछ वाहन चालकों के साथ पेश आई है। यह जानकारी देते हुए सुंदरनगर निवासी अजय खुल्लर ने बताया कि वह चंडीगढ़ से अपने वाहन और उनका भाई अंकुश अपने वाहन में सवार होकर सुंदरनगर आ रहे थे, तो बिलासपुर 4 लेन पर एक ढाबे से कुछ दूर पहले छत नामक स्थान पर 6 से 7 नकाबपोशों द्वारा बीच सड़क पर खड़े हो उनके आगे जा रही एक जीप और कार को रोकने का प्रयास किया, जिनके द्वारा वाहन स्लो करने और भगाने पर नकाबपोशों द्वारा शीशे पर प्रहार किए गए। दोनों वाहनों को भी बीच सड़क पर रोकने का प्रयास किया और न रोके जाने पर डंडे से और पत्थरों से हमला किया, लेकिन हम बाल बाल बच गए। अजय ने बताया कि कुछ दूरी पर जाकर वह सभी रुके और मुख्यमंत्री संकल्प सेवा 1100 पर फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर बिलासपुर थाना फोन किया। उन्होंने झंडूता पुलिस से संपर्क करने को कहा, लेकिन नंबर मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं करवाया। उन्होंने NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क किया तो उन्होंने पूरी बात सुनी, लेकिन कोई भी मौके पर सहायता हेतु नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री DGP को भेजी शिकायत। मामले की गंभीरता और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों द्वारा जहां मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया है, वहीं सचिव गृह रक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के DGP, SP बिलासपुर और ASP मंडी को मेल द्वारा शिकायत भेजकर असामाजिक तत्वों को ट्रैप करने और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। DSP सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 3 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने पर आयोग की प्रत्याशी पर कार्रवाई। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव में उतरे एक प्रत्याशी पर चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा न देने पर कार्रवाई की है। आयोग ने नाहन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरे प्रत्याशी रमजान को आगामी 3 साल तक संसदीय चुनाव एवं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है। इस बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़े वाले एक प्रत्याशी को आने वाले 3 सालों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अघोषित कर दिया गया है। इस प्रत्याशी ने नाहन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। 8 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद सभी उम्मीदवारों को 7 जनवरी तक चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना था, लेकिन नाहन से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी रमजान ने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद जिला चुनाव अधिकारी की ओर से इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी चुनाव आयोग को प्रत्याशी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रत्याशी को आगामी 3 साल तक संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह प्रत्याशी प्रदेश भर में कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। प्रदेश पुलिस ने ढूंढ निकाले अक्टूबर माह में गुमशुदा 140 लापता लोग।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर माह में गुमशुदा बच्चों व महिलाओं की तलाश हेतु विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने प्रदेश में अक्टूबर माह में प्रदेश में लापता महिलाओं और बच्चों की तलाश करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान सभी जिलों में लापता महिलाओं और बच्चों को तलाशने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था। विशेष अभियान के दौरान प्रदेश पुलिस द्वारा गुम हुए महिलाओं व बच्चों की तलाश हर संभव तरीके से की गई। परिणामस्वरूप 140 लापता बच्चों व महिलाओं को तलाश करके उनके परिजनों के हवाले किया गया है। इनमें 22 बच्चे और 118 महिलाएं शामिल हैं। बद्दी में 16 महिलाओं, बिलासपुर में 5 महिलाओं, हमीरपुर में 2 बच्चों और 10 महिलाओं, किन्नौर में 4 बच्चों और 3 महिलाओं, कुल्लू में 1 बच्चे, लाहौल व स्पीति में 1 बच्चे, मंडी में 3 बच्चों और 17 महिलाओं को ढूंढ निकाला है। इसके अलावा नूरपुर में 1 बच्चे और 2 महिलाओं, शिमला में 2 बच्चों और 15 महिलाओं, सोलन में 2 बच्चों और 20 महिलाओं, सिरमौर में 1 बच्चे और 18 महिलाओं एवं ऊना में 2 महिलाओं को ढूंढकर परिजनों के हवाले किया है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के प्रयास व अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। डिपोओं में मिलने वाले राशन की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी, जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सरकार नारा सुख की सरकार का देती है और काम सारे दुख की सरकार के करती है। दिवाली के समय में सरकार ने प्रदेश के डिपोओं पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों के दाम में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आपदा की मार झेल रहे प्रदेशवासी क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि त्योहारों में सरकार लोगों को तोहफे देती है जिससे लोग अच्छे से त्योहार मना सके, लेकिन कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ डाला है। इसकी शुरुआत सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। लोगों से महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही डीजल का वैट बढ़ाकर अपने चुनावी वादे के उल्टा चलना शुरू कर दिया था और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध करवा रही है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार है आए दिन डिपोओं में मिलने वाले सामानों में कटौती कर रही है और जो मिल रहा है उनके दाम बढ़ा रही है। आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लोगों के लिए सरकार द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय किसी भी हाल में सही नहीं कहे जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने कहा कि डिपोओं में मिलने वाली उड़द की दाल के दाम 59 रुपए से बढ़ाकर 63 रुपए कर दिए। एपीएल को दी जाने वाली मलका की दाल के दाम 63 से बढ़ाकर 73 रुपए कर दिए। इसी तरह रिफाइंड तेल के दाम बढ़ाकर 104 रुपए से बढ़ाकर 114 रुपए कर दिए। दिवाली के समय में इस तरह से खाने पीने की चीजों के बेतहाशा दाम बढ़ाकर प्रदेश के लोगों को परेशान करना सरकार के निरंकुश होने का प्रमाण है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का काम लोगों को राहत देने का है, जिससे लोगों की समस्याएं कम हो, बढ़े नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार के सभी काम लोगों की समस्याओं को बढ़ाने वाले होते हैं।
व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश के लोगों को परेशान करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। लगभग 1 साल के कार्यकाल में ही यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। लोग आज सड़कों पर हैं। सरकार ने प्रदेश के लोगों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार है जो सिर्फ झूठ बोलकर सरकार में आई और झूठ बोलकर ही उसे चलाना चाह रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह नहीं हो पाएगा। अब प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। जायका के तहत किन्नौर के शासो गांव में बना 76,000 लीटर की क्षमता वाला वाटर स्टोरेज टैंक प्रदेश के शीत मरुस्थल क्षेत्रों में हरियाली लाने के लिए जायका परियोजना की पहल का परिणाम सामने आने लगा है। ऐसे में जाहिर है कि जायका प्रोजेक्ट से शीत मरुस्थल में हरियाली आने लगी है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका वानिकी परियोजना के तहत जिला किन्नौर के शासो गांव में 76,000 लीटर की क्षमता वाला सिंचाई जल भंडारण टैंक तैयार किया गया। इस कठिन एवं शीत भौगोलिक परिस्थिति के दायरे में आने वाले इस गांव की जनता के जज्बे को भी सलाम करना होगा। यह इसलिए कि वहां की जनता ने श्रमदान के माध्यम से 1 लाख के अतिरिक्त बजट को कवर किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जायका प्रोजेक्ट के तहत 76,000 लीटर वाटर स्टोरेज टैंक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 6 लाख रुपए का खर्चा आया। जायका की ओर से 5 लाख का बजट दिया गया और 1 लाख का काम वहां के स्थानीय लोगों ने श्रमदान के माध्यम से किया। ऐसे में अब इस क्षेत्र में जल भंडारण टैंक के होने से पौधरोपण के बाद उन्हें सींचने में पानी की कमी नहीं सताएगी। इसके साथ साथ इस वाटर स्टोरेज टैंक का लाभ वहां के लोगों की भूमि सुधार में भी मिलेगा। यही नहीं बल्कि यहां कृषि योग्य भूमि पर कृषि भी हो पाएगी। जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से जल भंडारण टैंक बना तो लोगों ने खेतों तक सिंचाई जल की सप्लाई के लिए कूहलों का निर्माण भी कर दिखाया। इस परियोजना के तहत वहां की महिलाओं की आर्थिकी के सुधार के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन कर प्रशिक्षण का आयोजन एवं मशीनरी खरीदने में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। बता दें कि इस गांव में इससे पहले सिंचाई के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जायका परियोजना ने यहां टैंक निर्माण कर किसान एवं बागवानों को बेहतर सुविधा दी। बागवानों को मिली सिंचाई की बेहतर सुविधा। जायका वानिकी परियोजना के तहत जिला किन्नौर के शासो गांव में निर्मित जल भंडारण टैंक से अब वहां के किसान एवं बागवानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा भी मिल रही है। गौरतलब है कि किन्नौर का शासो गांव काफी दुर्गम है और यहां बारिश न होने के कारण किसान एवं बागवानों को सिंचाई में काफी दिक्कतें आती हैं। हालांकि यहाँ कृषि एवं बागवानी लोगों की आर्थिकी का मुख्य साधन है, लेकिन सिंचाई के पानी की कमी के चलते लोगों को काफी परेशानियां होती थी। मगर जब से जायका प्रोजेक्ट से यहाँ 76,000 लीटर की क्षमता का टैंक तैयार किया, उसके बाद यहाँ के किसान एवं बागवानों की तकदीर बदलने लगी है। वानिकी एवं जैव विविधता विशेषज्ञ जायका डा सुशील काप्ता ने कहा कि हाल ही में हमारी टीम ने जिला किन्नौर के शासो गांव में निर्मित 76,000 लीटर की क्षमता के जल भंडारण टैंक का निरीक्षण किया। जायका परियोजना के तहत क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों से यहां के लोगों में काफी उत्साह है। जायका परियोजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। दूरदराज गांव शासो में वाटर स्टोरेज टैंक होने से यहां के किसान एवं बागवानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।